Yeah, so hi guys. In the last few videos we have discussed about time complexity and space complexity. So आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एरेस कैसा होते हैं, क्या होते हैं एरेस का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उसके आगे वाली वीडियोस में हम एरे का इन डेप्थ देखेंगे और फिर उसके बाद हम डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू वाले। तो पहले हम देखते हैं कि एरे क्या है, व्हाट इज़ एरे एंड एरे की नीड क्यों मिलती है, मतलब एरे का नीड क्या है, हमको एरे डिक्लेयर क्यों करना पड़ता है। तो हम पहले अगर ये देखें कि एरे का डेफिनेशन क्या होता है कि ये जो एरे होता है वो बोलता है मैं कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज़ करता हूँ, मुझे नॉन कंटिन्यूस नहीं चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि एरे का नीड क्या है, अगर उसका ज़रूरत समझ गए तो थोड़ा आसानी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक स्कूल है उसमें कितने सारे क्लासेस होंगे और वो क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैं गया उस क्लासरूम में और एक एक स्टूडेंट का एज पूछने लगूंगा कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं बोलूँगा जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका एज कुछ 10 होगा, वो बोलेगा। फिर सपोज करते हैं कि जो स्टूडेंट 2 हुआ वो बोलेगा मेरा एज, रोल नंबर वाइज ले रहे हैं, मेरा एज कुछ 11 है। जो स्टूडेंट 3 हुआ वो बोलेगा कि मेरा एज ऐसा कुछ एज 3। स्टूडेंट जो 3 हुआ उसका एज बोलेगा कि मेरा भी कुछ 10 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम एक क्लास में जाते हैं, एक क्लासरूम में, और वहाँ बोलते हैं कि जैसे एक क्लासरूम में मिनिमम 40 टू 50 स्टूडेंट हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम मिनिमम भी लेते हैं तो 40 तो रहेंगे ही, 40 और 50 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो अगर हमको बस उनका डिटेल चाहिए, मतलब एज चाहिए, तो हमको यहाँ पे क्या 40 और 50 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे सबका एज रखने के लिए। एज का ये भी ठीक है। उसके बाद सपोज करते हैं कि हम उनका नेम पूछते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे नेम 1, वो अपना कुछ नाम बताएगा। ओके, फिर हम बोलेंगे कि स्टूडेंट जो सेकंड है उसका नेम बताओ। ओके, तो यहाँ पे और फिर ऐसा करते करते क्या हमको 50 बार उसका नेम लिखना पड़ेगा, 50 स्टूडेंट का। तो हमको 50 बार ऐसे वैल्यूज़ डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो अगर आप सोचो कि बस 3 में ये 3 लाइन कवर कर लिया तो 50 होता तो पूरा नीचे तक जाता, फिर नेम के लिए फिर पूरा नीचे तक जाता। तो प्रोग्रामिंग में उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ये कि हम लोगों ने क्या, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एरे का। ओके, तो एरे क्या बोलता है कि तुम कितने वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो बता दो मुझे। जैसे यहाँ पे मुझे 50 वेरिएबल डिक्लेयर करना था, तो मुझे कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं बता दो, मैं उतनी मेमोरी रिजर्व करके रख लूँगा और मैं कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक में रखूँगा। ओके, अब कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्या होता है दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सपोज़ करो ये एक हमारा सिस्टम है जिसके अंदर रैम होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो रैम में ही चलता है, आपको पता होगा। तो जैसे ये हमारा ऐसे हमारा एक मेमोरी है, तो उसमें जो अब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे बोलता है कि मैं हमेशा कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लूँगा। जैसे ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम सपोज करते ये है, तो वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में ही एग्जीक्यूट करेगा। वो ऐसा नहीं देखेगा कि एक को इधर रख दिया फिर दूसरे वाले को उधर लेके जाएगा। अभी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सपोज करो जैसे मानो मैंने बोला कि मुझे एक एरे बना दो, ये लिखता नहीं है क्या, मुझे एक एरे बना दो, इसका कलर ओके। ओके, तो मैं बोलूँगा कि मुझे एक एरे बना दो, ये हटा दो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को एक एरे चाहिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से आएगा। ओके, मैं बोलूँगा कि मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, एरे, ऐसा एरे जिसमें मैं 4 स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करूँगा। ओके, 4। अगर मैं एरे ऑफ ऐसा 4 लिख देता हूँ तो उसका ये मतलब हुआ कि हमारे आगे की एक जो भी चीज़ यहाँ पे स्टोर होगा उसके आगे के जो 4 कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो रिजर्व कर लेगा अपने लिए, एरे अपने लिए रिजर्व कर लेगा ताकि उसको हम इजीली एक्सेस कर सके। ओके, तो 1 2 3 4 ये अपने लिए रिजर्व करके रख लेगा। तो वही पे है कि जैसे मानो मैंने बोला यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो मैं बोलूँगा एरे ऑफ 9, तो 9 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कंटिन्यूस में रिजर्व करके लगेगा। ऐसा नहीं कि उसने एक इधर रख लिया फिर एक इधर दे देगा फिर एक इधर देगा, ऐसा बीच में खोल के कहीं नहीं आता है। एरे बोलते हैं तो एरे का यही मतलब है कि वो कंटिन्यूस मेमोरी में लेके जाएगा। ओके, तो अब हम इधर समझते हैं कि एरे समझ में आ गया, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। और ये कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, वो हम आगे समझेंगे कैसे। तो अभी हम इधर थे, तो जैसे हमने बोला कि अब हम 50 बार तो एक स्टूडेंट का एज बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एरे का कॉन्सेप्ट आता है, वो बोलता है मुझे बता दो कि कितना बार डिक्लेयर करना है, मैं इंटरनली कर लूँगा और मैं उसको कंटिन्यूस रखूँगा। तो वो बताने के लिए हमको एरे को बताना पड़ेगा
कि वो कौन से तरीके का डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे एज था तो हमको पता है एज हमेशा नंबर में ही आता है, वो स्ट्रिंग में नहीं आ सकता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ तो इंटीजर टाइप का रहेगा। ओके, तो मैं बोलूँगा इंटीजर टाइप का मुझे एरे चाहिए, तो एरे बोलते हैं मतलब ये ब्रैकेट आता है और उसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमारा एरे का कितना साइज चाहिए। सपोज करो मेरे मेरे क्लास में 50 बच्चे थे, मैंने 50 बार किया और मैं उसका नाम बोल दूंगा कि उसका नाम क्या रखते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं एज रखता हूँ, स्टूडेंट एज रखूँगा, स्टूडेंट एज एरे, ऐसा एरे लिख लेता हूँ ताकि समझ में आएगा। तो ऐसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं। ये कौन से लैंग्वेज का स्टाइल है? अब सब में कॉन्सेप्ट सेम रहता है सारे लैंग्वेजेस में, चाहे वो सी हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, बस उनका जो सिंटैक्स होता है वो चेंज होता है। तो ये जो स्टाइल मैंने लिखा है ये सी और सी प्लस प्लस के लिए वैलिड रहता है, ऐसे ही लिखते हैं उसमें। अभी सपोज करो अगर जावा में लिखने हुआ तो कैसे लिखता है, तो जावा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलता है कि मुझे डेटा टाइप बता दो और मुझे नाम बता दो, तो सेम ऐसा ही रहेगा। और मुझे यहाँ पे नहीं बताओ कि वो कितने वेरिएबल स्टोर करेगा, कितने स्टूडेंट्स उसको स्टोर करने हैं, उसके लिए वो बोलता है एक न्यू और ऐसा, वो उसका बस सिंटैक्स अलग है। तो यहाँ पे मुझे बता दो 50, तो वो उसका बस तरीका अलग है, रूल उसका अलग है, लेकिन काम ये भी सेम करेगा। ये भी 50 कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी अपने पास स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, तो सेम है जैसा सी प्लस प्लस में जो चीज़ इधर लिख रहे थे वही चीज़ इधर जावा में लिख रहे हैं और इधर डिक्लेयर कर दे रहे हैं। सेम है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई सा भी एक लैंग्वेज पकड़ के चलो तो ईजिली आ जाता है। तो डिक्लेरेशन हमको आ गया। अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मुझे 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिसका टाइप इंटीजर होगा। ओके, तो मुझे अब यहाँ पे एज 1 2 3 4 एज 5 1 50 तक नहीं लिखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे कैसा। ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यू डालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो अब जो हमारा एरे होता है 50 में मैंने डिक्लेयर किया है, तो एरे होता है वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी पता है, तो वो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है जीरो से। ओके, जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, तो जीरो इंडेक्सिंग से लेके जाएंगे तो 0 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा करते करते वो 50 अगर हम लिखते हैं, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 50 जाएंगे तो 51 हो जाएगा, तो 49 तो उसकी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रहती है। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे फर्स्ट वाले में स्टोर करना है, जैसे जो हमारा ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम बोल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा मुझे एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें मुझे एक एज स्टोर करना है, एज 10। तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूँगा, उसको एक्सेस करने के लिए हमको पहले इसका नेम लिखना पड़ेगा जिससे हमने डिक्लेयर किया था। मैं बोलूँगा स्टूडेंट एज और मैं कौन सा बोलूँगा, मुझे ये फर्स्ट वाला चाहिए, तो उसका इंडेक्स लिखूँगा कि जो 0th इंडेक्स पे है वो वाला, उसके अंदर डिक्लेयर कर दो कौन सा एज 10। ओके, ऐसा हो गया। उसके बाद अगर मुझे स्टूडेंट का एज फर्स्ट इंडेक्स में रखना होगा, फर्स्ट वाले जैसे 0 के बाद 1 वाले इंडेक्स में रखना, तो मैं यहाँ पे उसका एज लिख दूंगा ऐसे। तो यहाँ पे जो रहता है वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जाता है। ओके, और ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। ये तो छोटा एग्जाम्पल था तो उतना सेट नहीं करेगा ये, पर एरे हम आगे देखेंगे, बहुत यूज़फुल एक कॉन्सेप्ट है एरे का। तो हमको समझ में आएगा कि ऐसे हम एरे को, एरे का एलिमेंट ऐसे उसमें एरे इंसर्ट कर सकते हैं, एरे के अंदर ऐसे वैल्यूज जाती है। और मुझे अगर उसका लास्ट वैल्यू में चाहिए, जैसे एरे का लास्ट एकदम लास्ट वाले इंडेक्स में मुझे कुछ डालना हुआ तो कैसे डालूंगा, तो अगर मैं एरे का यहाँ 50 लिखना हूँ, क्योंकि हमने बोला था 50 तक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, और 50 में लिख देता हूँ कि कोई 11 एज का हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 50 लिखूंगा तो 50 पे नहीं स्टोर करेगा, वो बाहर आ जाएगा इधर, तो उसके प्लेस पे हमको एरर मिल जाता है। तो क्यों, क्योंकि हमारा जो एरे है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग उसकी जीरो से स्टार्ट होती है। जो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलती है तो ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से वन फिर टू। सपोज करो अगर वन से स्टार्ट होता तो वन से अगर 50 वाला लास्ट था तो 50 हम इधर लिख देते, हमको 50 मिल जाता। ठीक है, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या कि हमको एक कम मिलेगा तो इधर तक आएगा। तो ये वाला जो इंडेक्स है उसको हम 49 बोलेंगे, क्योंकि 1 से 49 49 होता है, लेकिन 0 से 49 काउंट करें तो 0 इंक्लूड करके तो 50 हो जाता है, लेकिन उसको इंडेक्सिंग में 49 आएगा। तो अगर हम उसको लास्ट इंडेक्स हमको उसका एक्सेस करना होगा तो कैसे लिखेंगे, लास्ट इंडेक्स में 49 लिख देंगे। ओके, नहीं तो कितने लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि एन साइज का डिक्लेयर करो एरे, एन साइज का मतलब मैं यहाँ इंटीजर एन बोलता हूँ 40। ओके, तो ये 40 साइज का डिक्लेयर हो गया। अब मैं बोलूँगा लास्ट एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, तो मैं बोलूँगा n-1। क्यों, n मतलब क्या था, यहाँ 40 था, 40 माइनस 1 39, तो 39 वाला, या सपोज करो 50 देता हूँ आसानी होगा। बोलूँगा 50 था, एरे ऑफ 50 डिक्लेयर हुआ था, 50 एलिमेंट इसमें गए थे, लास्ट एलिमेंट 49 पे मिलेगा, तो n-1 मतलब 50 माइनस 1 49 में 11th स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एरे का एलिमेंट एक्सेस करके स्टोर करते हैं। सपोज करो मुझे एरे का एलिमेंट प्रिंट करना था, मैं बोलूँगा प्रिंट करो एरे,
का जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, एरे का जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, और उसके अंदर बता दो कौन सा एलिमेंट चाहिए। मैं बोलूँगा 0th एलिमेंट तो 10 प्रिंट करके देगा, मैं बोलूँगा 1 एलिमेंट तो 1 प्रिंट करके देगा। ये सेम चीज़ जावा जावा पाइथन और सी प्लस प्लस में ऐसे ही रहता है, बस ये जो प्रिंट है वो चेंज होता है। अब जैसे मानो मैं सी प्लस प्लस में मैं मानो सी में लिखूंगा तो प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे परसेंटल डी वगैरह लगाना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो वही चीज़ मैंने अगर जावा में लिखा तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होता है, और यही चीज़ अगर मैंने पाइथन में लिखा तो पाइथन बोलता है सिंपली प्रिंट कर दो, वो प्रिंट करके दे देगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि एरे क्या होता है और एरे को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं मेमोरी के अंदर। जैसे आपको पता चल गया ऐसे रिप्रेजेंट होता है, वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, और वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेस लेगा। सपोज करो हमने यहाँ पे एरे जो डिक्लेयर किया 50 साइज़ का, यहाँ पे 50 साइज़ का एरे डिक्लेयर किया, इधर भी यहाँ पे 50 साइज़ का जो एरे डिक्लेयर किया, तो वो कितना उसका मेमोरी लगेगा, तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि वो डेटा टाइप कौन सा था। जैसे यहाँ इंटीजर डेटा टाइप था, अब इंटीजर डेटा टाइप हमको पता है कितना लेता है, 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, 4 बाइट्स लेता है। तो अगर सिंपल मैथ्स है, अगर जो एक इंटीजर है वो 50 बाइट लेता है, तो 50 नहीं, जो एक इंटीजर है वो 4 बाइट लेता है, तो जो 50 इंटीजर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 50 डिक्लेयर करते हैं, जो 50 इंटीजर होंगे वो कितना लेंगे। सिंपल मैथ्स रहता है इसमें। तो अगर एक 4 ले रहा है तो 50 कितने लेंगे, 4 इंटू 50 कर दो, 200 बाइट लेंगे ये, 200 बाइट लेंगे ये, 200 बाइट पूरा मिला के। और वो कितना है, 50 है, ठीक है, 50, हाँ मतलब एक एक करके 50 हो रहा है। तो एक ले रहा है कितना, 4, फिर 8, फिर कितना आएगा, 16, 12, 16, ऐसा करते करते जाओ तो वैसा भी हमको पता चल जाएगा 200 मिलने वाला है। सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो हमको पता है 200 बाइट लेगा। अब उसको मेमोरी में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बोलते हैं कि कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। उसको और इजी से समझाने के लिए, जैसा सपोज करो ये हमारा एक ब्लॉक है जिसमें हमारा एरे स्टोर हुआ है, ये कंटिन्यूस है इसलिए मैं ऐसा बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डब्बा बनाया होगा, सपोज करो ये पूरे मिला के 50 डब्बे हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि एक एक डब्बे में जो एक एक डब्बा है वो एक एक डब्बे में एक एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर होगी, इंटीजर जैसे नंबर लिख देता हूँ 1, यहाँ स्टोर 1 नहीं 10 लिखूंगा ताकि आसान रहे। 10 इंटीजर वैल्यू है, 20 इंटीजर वैल्यू है, 30 इंटीजर वैल्यू है, 40 वो भी इंटीजर वैल्यू है। तो ऐसा सपोज करो लिखेगा, ठीक है। अब ये एक एक ब्लॉक में स्टोर हुआ है एरे का, तो ये एक ब्लॉक कितने साइज का हुआ, ये एक ब्लॉक हुआ हमारा 4 बाइट का, ओके। क्यों, क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है। तो ये पूरा ब्लॉक कितने बाइट का हुआ, अगर ये 4 ही लेते हैं तो 4 गुणे 4 16 बाइट का हुआ, अगर ये भी दो इंक्लूड करते हैं तो 4 गुणे 6 24 बाइट का हुआ। तो एक जो है वो 4 बाइट का हुआ। अब वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, इंटीजर लिया था, सपोज करो बूलियन लेता तो 1 बाइट लेता वो। स्ट्रिंग लिया है तो स्ट्रिंग का डिपेंड करता है, कैरेक्टर लिया उसका 1-2 बाइट लेगा। वैसे डिपेंड करता है कि वो कितना साइज लेगा एक एक करके। तो पता चल गया जो एक डब्बा है वो 4-4 बाइट लेता है, और वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना साइज लेगा। तो और ये भी कि जो एरे है वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ही क्यों है, क्यों, यही सबसे बड़ा एरे का एडवांटेज है कि एरे जो है वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। तो इसलिए कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्योंकि अगर हमको डेटा सीक्वेंशियल स्टोर में रखना हुआ तो बहुत यूज़फुल हो जाता है। और इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बड़े बड़े जब सर्वर्स देखते हैं या फिर जो हैवी लोडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में रहते हैं तो क्या रहता है कि वो कैशे में बहुत ईजिली स्टोर हो जाते हैं। जैसे जब हम सर्वर पे जाते हैं या फिर हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ बहुत फास्ट लोड हो गया, तो अगर वो सब चीज़ें एरेज में स्टोर होती हैं तो वो चीज़ कैचे में बहुत आसानी से स्टोर हो जाती है, क्योंकि वो बस एक एलिमेंट यहाँ का लेके जाएगा, इसका एड्रेस अगर मानो उसको पता चल गया कि ये 200 वाले स्पेस पे रखा है, तो उसको ये सब का निकालने में एड्रेस बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको पता है ये 200 से 204 तक का, इधर लिख देता हूँ, 200 से 204 ये फर्स्ट ब्लॉक रहेगा। तो 204 में वो प्लस फिर से 4 करेगा तो क्या हो जाएगा, 208 उसको तुरंत मिल जाएगा। 208 मतलब ये वाला ब्लॉक, 208 प्लस 4 तो 212 तक इसमें रहेगा, फिर 212 प्लस 4 ये मिल जाएगा। तो वो सीधा सिंपल मैथ्स ऑपरेशन प्लस 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 करके उसको पता चल जाएगा कि आगे की मेमोरी कौन सी है, और उसको पता है एरे है तो मतलब कंटिन्यूस ही होगा।
तो उसको ऐसा नहीं कि रैंडम वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू है वही मिलेगी। तो हमको इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन भी पता चल गया कि इसलिए वो इसलिए फास्ट है क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो आगे के इंडेक्सेस पता लगा लेता है, प्रिडिक्शन कर सकता है। तो इसलिए एरे को कंटिन्यूस मेमोरी रखे हैं। और इंडेक्सिंग मैंने बता दिया, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, या 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। और रैंडम एक्सेस, हाँ ये भी बताना है, अगर मानो मुझे एक एरे है, और क्योंकि हम मोस्टली स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे डीएसए में, तो अगर हम कोई भी एक एरे लेते हैं और एरे का मैं बोलूँगा मेरे को एरे का थर्ड एलिमेंट थर्ड इंडेक्स ला के दो, तो मैं बोलूँगा एरे ऑफ थर्ड, ऐसा मान लो एरे का जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट एज एरे है, ठीक है, स्टूडेंट एज एरे है, मैं बोलूँगा थर्ड। तो उसमें मुझे कुछ टाइम नहीं लगने वाला, वो सीधा इधर जाके थर्ड वाले पे जाके सीधा लेके आ जाएगा। उसको कुछ सर्चिंग में टाइम नहीं लगेगा, वो ऐसा नहीं जाएगा कि ये थर्ड है क्या, ये है क्या, ये है क्या, नहीं। वो सीधा थर्ड देखेगा और वो सीधा उठा के वहाँ मेरे को उसकी वैल्यू दे देगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी। और चाहे वो यहाँ पे 1 लाख एलिमेंट होते और मैं बोलता कि मुझे इंडेक्स ऑफ 999 चाहिए या फिर 49, तो 1 लाख से बस एक वाला एलिमेंट पहले, तो वो ये नहीं देखता कि वो 0 से 1 से 2 से फिर ऐसा जाता, वो नहीं देखता, वो सीधा जाता वही वाले इंडेक्स पे और सीधा वहाँ की वैल्यू लेके आ जाता। उसको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वहाँ पे कुछ ऐसा जा आगे पीछे नहीं जाता है। तो इसलिए उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है रैंडम कोई सा भी अगर उसको इंडेक्स एक्सेस करना तो O ऑफ 1 है, वो भी सबसे बड़ा एडवांटेज है एरे का। जबकि लिंक लिस्ट अगर हम देखेंगे आगे तो वो लिंक लिस्ट में ऐसा हम नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में अगर मुझे कोई सा भी ऐसी वैल्यू चाहिए होगी तो पूरा ये पास करके ही जाएगा वहाँ तक, तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का, वो हम आगे देखेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में डायनेमिक एरे का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, जो मैंने बताया था कि एरे लिस्ट क्या होता है या फिर लिस्ट होता है पाइथन में, सी प्लस प्लस में उसको वेक्टर बोलते हैं। तो उसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि डायनामिक एरे क्या होता है। अब देखो, जो हमने अभी एरे बनाया है, ये वाला एरे बनाया है जो, उसका साइज हमने फिक्स रखा है, जैसे n बता दिया तो n 50 एक बार हो गया। अब मुझे अगर यहाँ पे इसकी साइज फिर से बदलनी हो और प्रोग्राम रन हो गया होगा, तो मैं यहाँ बदलूंगा तो वो उतने ज़्यादा ऑपरेशन करेगा। क्यों, सपोज करो ये प्रोग्राम चल गया मेरा 50 बार बन गया, मैं बोलूँगा नहीं अब मुझे एरे का साइज 100 चाहिए, तो वो वैसे नहीं बना के देगा हमको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पिछले 50 एलिमेंट थे वो कॉपी करना पड़ेगा, और फिर नए जो जो 100 होगा, मतलब हमने 100 बोला यहाँ पे, तो पहले क्या करेगा वो 100 खाली स्पेस देखेगा कहाँ पे है। ओके, 100 एम्प्टी स्पेस देखेगा पहले कहाँ पे है, उसको 100 एम्प्टी स्पेस मिला, 100 एम्प्टी स्पेस उसको मिलेगा, उसके बाद वो उसमें 50 कॉपी करेगा, फिर हमारे लिए और स्पेस बना के देगा। तो हम ऐसा रन टाइम में करेंगे तो हमको कॉपी करना पड़ जाएगा और वो फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए लोग क्या बोलते हैं, ठीक है हम डायनेमिक एरे बनाते हैं जो कि डायनेमिकली ग्रो होगा। जैसे कि हम जानते हैं जावा में अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं एरे लिस्ट, सेम चीज़ पाइथन में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लिस्ट, और सेम चीज़ अगर हम सी प्लस प्लस में बोलते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर। बस नाम चेंज हुआ है, पर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन वैसा ही रहता है जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उसका भी सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इधर एरे देखता हूँ, तो जो हमारा एरे है, सपोज का हमने ऐसे 50 डिक्लेयर कर दिया। एक बार अगर 50 हमने डिक्लेयर किया है तो उसकी साइज़ बढ़ नहीं सकती, अगर बढ़ेगी तो कॉपी करना पड़ेगा और वो हम नहीं बढ़ा सकते। हम उसके लिए डायनेमिक एरे डिक्लेयर करेंगे। डायनेमिक एरे क्या बोलता है कि मुझे बस बता दो और एलिमेंट डालते जाओ, ऑटोमेटिक ग्रो करूँगा। वो हमको वहाँ पे उसका ये सब नहीं देखना पड़ता कि ये 50 था फिर उसमें कॉपी करो, वो इंटरनली कर लेता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक एरे के लिए सपोज करो अगर मैं पाइथन में बताऊँ तो पाइथन बोलता है सीधा मुझे बता दो लिस्ट, और ऐसा डिक्लेयर कर दो लिस्ट। पाइथन में लिस्ट ऐसे ही डिक्लेयर होता है शायद, मैं पाइथन का उतना सिंटैक्स मुझे याद नहीं है, मैं जावा का ही बता देता हूँ, बताता हूँ। देखो जावा में अगर मुझे चाहिए कि डायनेमिक एरे है तो मैं बोलूँगा कि एक एरे लिस्ट बनाना है मुझे, और जिसके अंदर डेटा टाइप मैं रखूँगा इंटीजर, और उसका मैं नाम लिख देता हूँ कुछ, मान लो स्टूडेंट एज। अब क्योंकि मुझे पता नहीं है क्लास में कितने बच्चे भी हो सकते हैं, तो स्टूडेंट एज, और मैं बोलूँगा न्यू एरे लिस्ट, बस। और मुझे यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद ऐसे रहता है, हाँ। तो ऐसे होता है जावा में डिक्लेयर। और अगर सी प्लस प्लस में देखा जाए तो सी प्लस प्लस वेक्टर लेता है, तो बस उसका भी हो गया स्टूडेंट एज, ऐसा होता है। और पाइथन का मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद लिस्ट ऑफ नॉर्मली रहता है वो, मैं चेक करता हूँ पाइथन लिस्ट सिंटैक्स, तो हम चेक कर लेंगे। अब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती है। ओके सेम ही है जैसा मैंने किया था, बस मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हाँ।
तो इसमें भी ऐसा ही लिखते हैं लिस्ट और एक ऐसा। तो यहाँ पे पाइथन बोलता है कि यहाँ लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ जो भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एज। तो ये पाइथन का सिंटैक्स है। ओके, तो मैंने यहाँ तीनों बता दिया। ये पाइथन पाइथन का सिंटैक्स ये है, और ये सी प्लस प्लस का है, और ये जावा का है, ये जावा का है। तो ऐसा होता है अगर डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे क्या बोलता है, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं एक क्लास में गया जिसमें मुझे नहीं पता है कितने बच्चे हैं, 50 है, 60 है, 70 है, मुझे नहीं पता उसमें कितने बच्चे हैं। और क्योंकि सारे क्लास में सेक्शंस अलग होते हैं, और क्या पता कोई बच्चा एब्सेंट हो तो उस क्लास में और उतने बच्चे कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट एरे बना के दो जिसका साइज 50 हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक एरे लिस्ट ऐसा डिक्लेयर करूँगा। तो इनिशियली ये कितने साइज़ का होता है तीनों में इनिशियली ये साइज़ इसका होगा, जब मैं डिक्लेयर करूँगा तो इसका साइज़ रहेगा 2। ओके, वो इसलिए 2 रहेगा क्योंकि वो पहले देखेगा कि जो 2 मैंने दिए हैं वो 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऐसा ब्लॉक बना के रखेगा, 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना के रखेगा। जैसे हमारा जो एरे था उसमें हम बताते तो उतने ब्लॉक ऑफ मेमोरी रखता था, ये बस 2 ही बना के रखेगा, क्योंकि अभी उसको पता नहीं कि इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं, क्या पता 2 आए, क्या पता 2 आए भी ना, तो पहले ऐसा 2 बना के रख लेगा। जब मैं बोलूँगा कि इसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर दो, ठीक है, तो इसमें ये एलिमेंट डालते कैसा है, तो बोलेगा स्टूडेंट एज डॉट ऐड, कि ये स्टूडेंट के अंदर एज उसका 10 ऐड कर दो, तो बोलेगा ठीक है, इसमें 10 आ गया। ओके, फिर मैं बोलूँगा स्टूडेंट, नया स्टूडेंट एक और ऐड करो 20। ओके, 20 आ गया। अब मुझे एक और एलिमेंट वहाँ ऐड करना है। मैं यहाँ पे इंटरनली वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरे को इसका ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 था, वो देखेगा अरे यहाँ तो एक और ऐड आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट एज डॉट ऐड करता हूँ, एक और बार 20 तो कर दिया था। फिर मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट एज डॉट ऐड, और मैं बोलूँगा 30, इधर लिख लेता हूँ। ओके, 30। तो यहाँ तक तो उसने पहले से स्पेस रखा था, तो 2 हो गया। यहाँ पे मुझे इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि वो इंटरनली कैसा कर रहा है, वो इंटरनली संभाल लेता है, बस हम उसका भी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि कैसा रहता है। तो मैंने यहाँ 30 बोला ना, तो वो बोलेगा अरे मेरे पास तो 2 ही स्पेस था पर एक और एलिमेंट आ गया, अब मैं क्या करूँ। वो बोलेगा साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, वो बोलेगा मुझे साइज़ इसकी बढ़ानी पड़ेगी। अब इसकी साइज़ वो कैसे बढ़ेगा, नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले 2 था बस, तो ये 2 फिल हो गया, 10 और 20। ओके, ये दोनों फिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि उस मेरे को एक और एलिमेंट इसमें ऐड करना था, तो बोलेगा अच्छा, तो ये अब जो एरे लिस्ट है या लिस्ट है या वेक्टर है, मतलब तीनों का बता रहा हूँ, वो भी एरे ही है, बस वो है कि हमको उसका साइज नहीं बताना पड़ता है, वो इंटरनली अपने आप बढ़ते रहता है। तो कैसे बढ़ता है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 था, अब एक और एलिमेंट आना है उसको, तो क्या बोलेगा अरे मेरे को तो एक और एलिमेंट ऐड करना था, तो बोलेगा ठीक है एक नया डिक्लेयर कर देते हैं और यूज़र को वही वेरिएबल रख देते हैं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ही है, तो बोलेगा नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, 10 और 20 इसमें आ गए, यहाँ से इसको कॉपी करेगा इसमें, ठीक है, नया जो है, और ये नया जो डिक्लेयर करेगा उसका साइज रहेगा 4, ठीक है, डबल इसका, पहले 2 था फिर 2 का डबल 4 करेगा यहाँ पे, ठीक है, 4। तो बोलेगा अच्छा 10 और 20, अब यूज़र ऐड कर सकता है 30, और एक खाली भी रहेगा यूज़र के लिए। सपोज करो यूज़र ने एक और ऐड कर दिया 40, अब उसको दिखा कि अरे ये तो फिर से फिल हो गया, अब क्या करेगा, फिर वो इधर आएगा, फिर एक नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी ढूंढेगा रैम में कहीं तो भी, और फिर ये 4 था, 4 का डबल कर देगा सीधा 16, ठीक है, 16 करेगा, नहीं 4 का डबल 8 कर देगा, ठीक है, 8 इधर, तो ऐसा 8 जगह। और सपोज करो ये भी 8 फिल हो गया, फिर वो कितनी स्पीड से बढ़ेगा, फिर 8 का डबल करेगा 16, ठीक है, सपोज करो वो 16 भी फिल हो गया, फिर कितना करेगा, फिर करेगा 32। तो जैसे जैसे स्पेसेस बढ़ते जाएंगे वो अपने आप को मेमोरी डबल करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मेमोरी का ज़्यादा स्पेसेस वो खाली नहीं होगा। जैसे मानो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक एरे बना रहा था 50, और वो क्लास में मैं गया, वो क्लास में बस 20 बच्चे थे, तो मेरा जो 30 मेमोरी था वो खाली रह गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 50, यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मैं देखूंगा नहीं कितने बच्चे, यहाँ पे मैं सीधा ऐसा डालते जाऊँगा और वो अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है। और हाँ, ये कौन सी स्पीड से बढ़ रहा है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये सीधा डबल डबल स्पीड से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये 2 की पावर में बढ़ रहा है, ठीक है, 2 का पावर में इसका स्पीड बढ़ता है। जो होता है हमारा लिस्ट, चाहे वो पाइथन में हो, चाहे वो सी में हो, चाहे सी प्लस प्लस में या जावा में हो, वो 2 के पावर में बढ़ता है।
जैसे पहले क्या था, 2 का पावर 1 था तो 2 स्पेस मिला था, फिर हमको उसका साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, फिर वो बोला अच्छा ठीक है मैं 2 का पावर 2 कर देता हूँ, फिर हमको 4 मिल गया था, फिर हम वो भी फिल हो गया तो बोलेगा अच्छा ठीक है 2 का पावर 3 कर देता हूँ, फिर वो भी फिल हो गया, फिर बोलेगा अच्छा 2 का पावर 4 कर देता हूँ, वो भी फिल होगा तो 2 का पावर 5 कर देगा, ठीक है। तो ये जो 2 के पावर्स जितने होते हैं हमने आगे देखा था कि वो उसको कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, लॉग बोलते हैं, याद आया? हाँ मैंने पहले पढ़ाया था ना वही वाला, इसको बोलते हैं लॉग। और ये कौन से लॉग से बढ़ रहा है, जितना ये लॉग की स्पीड से बढ़ता है, लॉग बेस 2 की स्पीड से, ठीक है, लॉग बेस 2 की स्पीड से हमारा जो एरे लिस्ट है वो बढ़ता है। एरे लिस्ट हो चाहे वेक्टर हो चाहे पाइथन का लिस्ट हो, तीनों उसी स्पीड से बढ़ते हैं। तो हमको ये भी पता चल गया। क्या, अच्छा वो इसमें नहीं लिखा है, ठीक है मैंने वो भी बता दिया। और अब हमको, हाँ स्टैटिक और डायनेमिक, ओके वही तो बताया मैंने, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक एरे तो पता ही था कि नॉर्मल हमने डिक्लेयर कर दिया, और जितने साइज़ का डिक्लेयर किया है वो चाहे यूज़फुल हो चाहे ना, वो उतनी मेमोरी ले लेगा। पर जो हमारे एरे लिस्ट और ये होते हैं, ये सब डायनेमिक होते हैं, हमको जितना चाहिए उतने ही बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा नहीं रहता है, और ये अब अंदर से अपने आप में ऑप्टिमाइज़ होते हैं। तो हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसको एमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यू फिल हो चुकी है और फिर मैं 5वां वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो वो ओ ऑफ 1 में हो जाने था यहाँ पे, अगर वहाँ स्पेस रहता तो। पर यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यू इसमें कॉपी किया, फिर 5 को इंसर्ट किया। तो कॉपी करने में तो मुझे 4 वैल्यू का टाइम लगा ना, मतलब एन टाइम तो लगा, फिर मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ तब एक लगा। तो ये जो छोटी वैल्यू होती हैं, जैसे मानो छोटी वैल्यू हुई 100 तक की वैल्यू हुई या 1000 तक की वैल्यू हुई, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर अगर हम जैसा लैक्स ऑफ वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, या 10,000 लैक्स 10 लैक्स वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो लॉग का वैल्यू बहुत आगे बढ़ जाता है, और हमको उतना टाइम नहीं लगता है कॉपी में, और हमको पता भी नहीं रहता वो कॉपी कब हो रहा है। अब यहाँ पे तो मैंने बोल दिया 2 के पावर में हो रहा है, पर क्या पता अपने जो अंदर ये लोग हैं, वो जैसा पाइथन या सी प्लस प्लस या फिर जावा भी है, क्या पता वो लोग इंटरनली कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करते हो कि एक वैल्यू उसने भर दिया और एक बचा है, तभी उसका तुम साइज़ बढ़ा दो, या फिर वो 2 की पावर 3 में बढ़ा सकते हैं, पर एज अ जनरलाइज 2 की पावर 2 रखा गया, ठीक है। तो हम इसका एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है या ओ ऑफ 1 होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। तो मैंने फिर से वो रिपीट कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और अच्छा हाँ, ये स्ट्रिंग वाला कैसा डिक्लेयर करेंगे, वो भी सेम रहता है। तो यहाँ पे बस स्ट्रिंग लिखना होगा, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हाँ जावा बोलता है ओके मेरे लिए कोई बात नहीं है। फिर जो सी प्लस प्लस है उसमें वो भी बोलता है ठीक है स्ट्रिंग लिख दो हो जाएगा। और पाइथन में तो हम डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं करते, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है, तो वो भी ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये पूरा कवर कर लिया कि एरे क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं। अच्छा हाँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा एरे का एडवांटेज यही है कि वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में रहता है, और एडवांटेज वही है। और डिसएडवांटेज भी हम वही बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि सपोज़ करो मेरे को जब 50 वैल्यू चाहिए था, जैसे मैंने एरे ऑफ 50 किया तो मुझे मिल गया आराम से 60-50 जो भी हो। सपोज़ करो मुझे एरे ऑफ 1 लाख स्पेसेस चाहिए होते, तो क्या हमारे रैम में उतना स्पेस था कि हमको 1 लाख कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी दे दे? क्या पता हमारा रैम 8 जीबी का होगा, लेकिन उसको अलग अलग एप्लीकेशन भी तो यूज़ करते हैं। जैसे मानो क्रोम हमारा 1 जीबी ले लिया, फिर हमारा जो वी एस कोड है सपोज करो वो 1 जीबी ले लिया, और फिर मैंने बोला कि मुझे 1 लाख बाइट ला के दो, तो क्या हमारे पास उतना स्पेस रहेगा हमारे रैम में? कंटिन्यूस में चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इधर फिर एक उधर फिर एक इधर फिर एक इधर, ऐसा नहीं। क्या हमारे रैम में उतना स्पेस रहेगा कि वो कंटिन्यूस 1 लाख ला के दे दे? तो वो सारे केसेस में मुश्किल होता है। तो वही एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि अगर लार्ज नंबर हुआ तो एरे को कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी नहीं मिलेगी। तो वो सारे केसेस में हम यूज़ करेंगे लिंक लिस्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एरे को पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल गया एरे का एडवांटेज क्या था, एरे का डिसएडवांटेज क्या था। बड़ा डिसएडवांटेज यही था। छोटे मोटे डिसएडवांटेज भी थोड़े बहुत हो सकते हैं जो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा, आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन पे। तो हमने ये देख लिया, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एरे होता है, एरे में हम इंसर्शन कैसा करते हैं, डिलीट कैसा करते हैं, उसमें से एलिमेंट कैसा निकालते हैं, सर्चिंग कैसा करते हैं, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्योंकि हमारा जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम वो पूरे एरे पे ही डिपेंड करता है, इसलिए मैं एरे पे इतना फोकस कर रहा हूँ, इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, इंटरनल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। क्योंकि 99% ऑफ द टाइम
हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं या फिर एग्ज़ाम, मतलब हम जब भी कंपनी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे एरे के क्वेश्चंस ही आते हैं, और 1% ऑफ द टाइम स्ट्रिंग का आता है। वो भी एरे का ही एक टॉपिक है, वो भी बाद में देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ पे ही पूरा डीएसए कवर हो जाता है। बस ये है कि ये दोनों चीज़ में अलग अलग टॉपिक्स आ जाती हैं, जैसे इसमें ही डीपी आ जाएगा, फिर इसमें ही सॉर्टिंग सर्चिंग आ जाता है, तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा ही रहता है। इसलिए एरे को अगर स्टार्टिंग से अच्छे से समझ ले तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, आई विल एंड अप दिस वीडियो।